दोस्तों कहते हैं ना, कुछ कहानियाँ कागज़ पर नहीं बल्कि हालात की आग में खुद ब खुद लिखी जाती हैं। रिश्तों की तपिश और वक्त की चोट जब मिलती है तो एक नया किरदार जन्म लेता है। ऐसा ही एक किस्सा है पंजाब के एक छोटे से ज़िला का, जहाँ मलिक रियाज नाम के एक बासर शख्स का सिक्का चलता था। उसके पास 4 ईंटों के भट्टे थे और हर भट्टे पर 200 से ज़्यादा मजदूर काम करते थे। ये मजदूर सुबह मिट्टी में हाथ डालते और शाम को धूल में लिपट कर वापस आते। इन्हीं मज़दूरों में एक दिन एक नई लड़की आई। नाम था उसका आयशा, जो सरगोधा के एक गांव से आई थी। इंटरमीडिएट पास थी, निहायत मासूम, खूबसूरत और इससे भी बढ़कर मेहनती। उसका सांवला मगर चमकदार रंग, बड़ी आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे धूप में भी चांदनी उतर आई हो। जब वो मिट्टी में काम करती तो उसके पसीने से भीगा हुआ चेहरा सुकून से लबरेज लगता, जैसे ये कोई आम मजदूर नहीं बल्कि किस्मत से लड़ती हुई कोई फरिश्ता है। एक दिन मलिक रियाज का बेटा हमज़ा, जो इंजीनियरिंग मुकम्मल करके अब अपने वालिद का कारोबार संभाल रहा था, सुबह की सैर पर निकला और पहली बार आयशा पर नज़र पड़ी। वो गीली मिट्टी में खड़ी दोनों हाथों से पानी डाल रही थी और अपने ही पाँव से मिट्टी गोंद रही थी। वो मंजर इतना अनोखा था कि हमज़ा वहीं ठहर गया। आयशा का चेहरा पसीने से शफाफ शीशे की तरह चमक रहा था और मिट्टी उसके हाथों और पैरों से लिपटी हुई थी। अचानक आयशा ने उसकी नज़रें महसूस की। करीब रखा तो पट्टा उठाया और फौरन अपने ऊपर ओढ़ लिया, जैसे अपनी इज्जत व वक़ार को ढांप लिया हो। हमज़ा कुछ देर उसे देखता रहा, फिर खामोशी से लौट गया। मगर अगले दिन फिर उसी वक्त आया और फिर वही मंजर, वही मिट्टी, वही पसीना, वही मेहनत और आयशा की वही झुकी नज़रें। अब हमज़ा रोज़ आने लगा, कभी दूर से देखता, कभी हल्की सी बात करता और कभी बिना कुछ कहे सिर्फ मुस्कुरा देता। और आयशा अब नज़रें तो नहीं चुराती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक लिहाज, एक डर और एक अनकही दूरी ज़रूर नज़र आती थी। शाम को जब सारे मज़दूर ईंटें जमा करते तो आयशा अपने माँ बाप के साथ बर्तन मांजती, खाना बनाती और अपना हिस्सा पूरी ईमानदारी से अदा करती। वो सिर्फ ईंटें नहीं बना रही थी बल्कि अपना मुस्तकबिल तराश रही थी। तीसरे दिन जब हमज़ा आया तो आयशा और उसके वालिदैन वहाँ मौजूद नहीं थे। उसने पूरा भट्टा छान मारा मगर सब कुछ सुनना पड़ा था। परेशान होकर दफ्तर किया और अपने दिल को काबू में रखने की कोशिश की, मगर दिल बेचैन रहा। अगले दिन भी गया, नज़र ढूंढती रही। एक हफ्ता इसी हाल में गुजर गया। वो हर सुबह और शाम आता मगर आयशा कहीं दिखाई न दी। फिर 8वें दिन लौटा तो देखा आयशा वहीं थी, उसी मिट्टी में, उसी पसीने और उसी खुदारी में लिपटी हुई। वो करीब किया, मुस्कुरा कर बोला, यकीन नहीं आ रहा, कहाँ चली गई थी आप? आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कहीं नहीं, यहीं थी। हमज़ा ने कहा, पर मैं तो रोज़ आता था, आप कहीं दिखी नहीं। इतने में उसके वालिदैन भी आ गए और अदब से बोले, सलाम साहब। हमज़ा ने भी एहतराम से सर झुकाया और पूछा, कितने साल हो गए हैं आपको ये काम करते हुए? आयशा के वालिद ने कहा, 15 साल हो गए साहब, यहीं से घर का खर्च चल रहा है। हमज़ा ने आयशा की तरफ देखकर कहा, बेटी बहुत मेहनती है आपकी। हमारे घर की लड़कियां तो आटा भी नहीं गूंथती और ये अकेली मिट्टी से लड़ रही है। ये सुनते ही आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अंग्रेजी में कहा, थैंक यू। उसके माँ बाप की आंखें फ़ख्र से भर आई। बाप ने कहा, साहब पढ़ाई में बहुत तेज़ है, नानी के पास रहकर इंटरमीडिएट किया है, अब हमारे साथ है, जल्द ही शादी कर देंगे। हमज़ा को दिलचस्पी हुई और कहा, रियाजी कितनी अच्छी है। आयशा ने फ़ौरन रवानी से सुनाया। हमज़ा ने मोबाइल से मिलाया, सब बिल्कुल दुरुस्त था। अब हमज़ा सिर्फ मुतवज्जे नहीं था बल्कि उसकी सादगी, समझदारी और मेहनत का गर्विदा हो चुका था। और शायद आयशा की आंखों में भी अब एक नरमी सिर्फ हमज़ा के लिए थी, जिसे अल्फाज में नहीं सिर्फ एहसास में महसूस किया जा सकता था। उस दिन के बाद जैसे भट्टे की फ़िज़ा में कुछ बदल सा गया। वही मिट्टी, वही धूप, मगर अब हर चीज़ में गर्मजोशी थी। हमज़ा अब रोज़ आने लगा। कभी पानी की बोतल लेकर आता तो कभी खामोशी से आकर आयशा के पास बैठ जाता। कभी सवाल कर लेता, कभी बिना कुछ कहे बस सुनता रहता और देर तक उसे देखता रहता। आयशा पहले की तरह नज़रें नहीं झुकाती थी, मगर उसकी आंखों में एक लिहाज, एक डर और कहीं न कहीं एक उलझन साफ नज़र आती थी। शायद ये समाज का डर था, या वालिदैन के भरोसे को ना तोड़ने की फ़िक्र, या शायद अपने दिल की कैफ़ियत को समझने और कबूल करने में वक्त लग रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ये छोटी मुलाकातें लंबी होने लगी। बहाने बनने लगे एक दूसरे को देखने के। हमज़ा अब दफ्तर में कम और आयशा के करीब ज़्यादा दिखाई देता था। और आयशा भी अब सुबह कुछ जल्दी उठने लगी, दुपट्टा संभालती, बाल अच्छी तरह बांधती और जब हमज़ा आता तो उसके चेहरे पर एक अलग सी रोशनी फैल जाती। न किसी ने इज़हार किया, न कोई वादा हुआ, मगर दोनों की आंखों की चमक और हल्की सी नमी सब कुछ कह चुकी थी। लेकिन शायद किस्मत को ये खामोशी भी मंजूर नहीं थी। एक दिन अचानक हमज़ा गायब हो गया।
भट्टे का दफ्तर बंद था, उसकी कुर्सी खाली थी और आयशा का दिल जैसे उस कुर्सी पर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। 3 दिन गुजर गए। आयशा हर आहट पर पलटती, हर शोर पर चौंक जाती। गाड़ी की आवाज़ पर आयशा चौंक कर देखती मगर हमजा ना आया। चौथे दिन जब वो अपने टोकरों में ईंटें सजा रही थी तो अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई। कहिए, कोई मेरा इंतज़ार कर रहा था क्या? आयशा पलटी, सामने हमजा खड़ा मुस्कुरा रहा था। पहले तो उसकी आंखों में खुशी की चमक आई, मगर अगले ही लम्हे चेहरा सख्त हो गया। कहाँ चले गए थे आप, हमजा? हमजा हंसा। क्या बताने की ज़रूरत थी? आयशा ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। जी हाँ, ज़रूरत थी, क्योंकि कोई था जो उस रोज़ उसी तरफ देखता था जहाँ से आप आते थे। हमजा खामोश हुआ, फिर मुस्कुरा दिया। अच्छा, तो ये बताइए, जब मैं हफ्ता भर आता रहा और आप नहीं दिखी तो मैं किसका इंतज़ार करता रहा? आयशा का चेहरा झुक गया। हम दूसरे भट्टे पर गए थे, कुछ ज़रूरी काम था। उस दिन मैंने झूठ बोला था। हमजा हल्का सा हंसा। झूठ बोलने की अदा भी बड़ी प्यारी है आपकी। कुछ देर दोनों खामोश रहे, फिर हमजा ने कहा, मैं अपनी बहन से मिलने गया था। आयशा ने धड़कते दिल से पूछा, और आपकी शादी कब होगी? हमजा ने ठहर कर जवाब दिया, मैंने तो कर ली शादी। ये सुनते ही आयशा का रंग उड़ गया, हाथ मट्टी से हट गया। वहीं बैठ गई जैसे अंदर से सब कुछ छीन गया हो। हमजा ने झुककर आंखों में देखा। क्या हुआ, मजाक था यार, शादी नहीं की। आयशा ने लरसती आवाज़ में कहा, आप मेरी कसम खा सकते हैं। हमजा ने फौरन उसका हाथ थामा। तेरी कसम। आयशा की आंखें भर आईं मगर हल्की सी मुस्कुराहट लौट आई। अल्फाज लबों पर नहीं थे मगर आंखें सब कुछ कह गईं। अब एतमाद था। मिट्टी में लिपटा वो लम्हा जिंदगी की सबसे सच्ची हकीकत बन गया। मगर उन्हें क्या खबर थी कि उनका ये पहला इज़हार किसी की आंखों में कैद हो चुका है। ज़रा फासले पर खड़ी आयशा की माँ सब कुछ देख चुकी थी और उनके चेहरे का सन्नाटा किसी आने वाले तूफान की आहट जैसा था। उस रात चूल्हा न जला। माँ सुगरा बीबी खामोश खाट पर बैठी रही, आंखें दीवार पर थीं, मगर सोचें कहीं और भटक रही थीं। आयशा ने बार बार पूछा, अम्मा कुछ चाहिए क्या? थक गई हो? खामोश क्यों हो? मगर सुगरा बीबी की चुप सब कुछ कह गई। आखिरकार बगैर आंखों में देखे उन्होंने एक सवाल किया, बता आयशा, वो लड़का तुझसे क्या चाहता है? आयशा का दिल कांप गया। जिस बात को वो ज़बान से भी ना कह पाई थी, माँ की आंखों ने पढ़ लिया। वो आहिस्ता से बोली, वो कुछ नहीं मांगते अम्मा, बस जब पास होते हैं तो लगता है दुनिया रुक जाती है। सुगरा बीबी ने गहरी सांस ली। रुकती है बेटा, मगर हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो दुनिया हमेशा आगे निकल जाती है। आयशा खामोश रही, फिर मध्यम आवाज़ में कहा, अम्मा क्या मोहब्बत करना गुनाह है? सुगरा बीबी की आंखें भर आईं मगर लहजा मजबूत था। नहीं आयशा, मोहब्बत गुनाह नहीं, लेकिन गरीब होकर किसी अमीर से मोहब्बत करना इस समाज में सबसे बड़ा जुर्म है। उस रात दोनों ना सो सकीं, एक ही बिस्तर पर दो वजूद मगर अलग अलग तूफानों के साथ। और अगली सुबह जैसे गांव में भूचाल आ गया। भट्टे के मालिक मलिक रियाज ने बुला लिया था। आयशा के वालिद को भी बुलाया गया, सुगरा बीबी भी साथ थी। और सामने हमजा अपने सारे ख़ानदान के साथ बैठा था। मलिक रियाज की भारी आवाज़ हवेली की दीवारों से टकरा रही थी, तुम्हारी बेटी ने हमारे ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मेरे बेटे को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है। आयशा के वालिद कांपते हुए बोले, मालिक हम गरीब ज़रूर हैं मगर इज़्ज़त हमारी भी है। अगर बेटी से कोई भूल हुई हो तो माफ़ कर दीजिए। इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, हमजा उठ खड़ा हुआ। आयशा ने कुछ गलत नहीं किया, मोहब्बत मैंने की है। लम्हा भर को सन्नाटा छा गया। मलिक रियाज की आंखें अंगारों की तरह जल उठी। तू समझता भी है क्या कह रहा है? हमजा की आंखों में कोई झिझक नहीं थी। हाँ समझता हूँ, मैं आयशा से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही जैसे वक्त रुक सा गया। सुगरा बीबी ने अपनी बेटी की तरफ देखा तो उसकी आंखों में डर या शर्म नहीं थी, वहाँ इत्मीनान और फैसला था। मलिक रियाज गुस्से से उठ खड़े हुए। अगर तूने इस खानदान की इज्जत की कदर की होती तो इस लड़की का नाम जबान पर लाने से पहले अपनी जबान काट देता। मगर हमजा नहीं झुका। इज्जत वो नहीं जो सिर्फ नाम से मिले, पापा, इज्जत वो है जो दिल से कमाई जाए। अगर मोहब्बत करना बेइज्जती है तो मैं ये बेइज्जती बार बार करूँगा। और इसी लम्हे हमजा सबके सामने आगे बढ़ा और आयशा का हाथ थाम लिया। इस एक लम्स ने सदियों से जमी खामोशियों को तोड़ दिया। मलिक रियाज खामोशी से देखते रहे, मगर इस बार उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था बल्कि दर्द और हार भी झलक रही थी। वो चुपचाप बाहर निकल गए और वहीं खड़ा था आज का समाज। एक तरफ रुतबा, खून और ख़ानदान, दूसरी तरफ एक सच्चा रिश्ता जिसे न ज़ात की परवाह थी न नाम की। गांव में तूफान मच गया। हर चौपाल, हर चाय की दुकान पर सिर्फ एक ही बात थी, हमजा और आयशा।
اور وہ ملک ریاض جن کی دھاک سے پورا ضلع کانپتا تھا، اب انہی پر سوال اٹھنے لگے تھے۔ یہی بات انہیں اندر تک چلا رہی تھی۔ ایک شام حویلی میں سناٹا تھا، مگر ملک ریاض کے اندر لاوا ابل رہا تھا۔ انہوں نے حمزہ کو بلایا۔ حمزہ آیا۔ حمزہ کی آنکھوں میں نرمی تھی لیکن کندھے جھکے نہیں تھے۔ وہ جانتا تھا آج کوئی آخری بات ہوگی۔ ریاض ملک کی آواز مدھم مگر تیز تھی۔ اگر میں کہوں کہ اس لڑکی کو چھوڑ دو تو کیا چھوڑ دو گے؟ حمزہ نے بغیر پلک چھپکائے کہا، آپ کہہ سکتے ہیں ابو، لیکن میں نہیں کر سکتا۔ ریاض ملک کی رگیں تن گئیں مگر انہوں نے خود پر قابو رکھا۔ ایک لمبی سانس دی اور کہا، اگر عائشہ اس گھر کی بہو بننا چاہتی ہے تو اسے صرف محبت نہیں بلکہ محنت اور عقل سے یہ ثابت کرنا ہوگا۔ حمزہ حیران ہوا، کیا کرنا ہوگا؟ ریاض ملک نے جواب دیا، بھٹے کے پاس جو سرکاری سکول ہے جہاں لڑکیوں کے نام تو درج ہیں مگر کتابیں دھول چاٹ رہی ہیں، وہ سکول 1 مہینے کے اندر زندہ ہونا چاہیے۔ نیا نہیں، وہی پرانا، لیکن اس بار ہر بچی اس کلاس میں بیٹھے اور گاؤں والوں کو یقین ہو کہ عائشہ صرف میری بہو نہیں بلکہ اس گاؤں کی بیٹی ہے۔ حمزہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ملک ریاض نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میری بہو صرف میرے بیٹے کی محبوبہ نہیں ہو سکتی، وہ مثال بننی چاہیے جس پر میرا سر فخر سے بلند ہو۔ حمزہ نے یہ بات عائشہ کو بتائی۔ باپ کی دی گئی آزمائش جو عزت کی تھی مگر بہت کٹھن۔ چند لمحے عائشہ خاموش رہی، پلکیں جھکی رہیں مگر چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ ڈر کی نہیں بلکہ تیاری کی تھی، اس امتحان کو پار کرنے کی۔ اس نے حمزہ کی آنکھوں میں دیکھ کر ٹھہر کر مگر مکمل عزم کے ساتھ کہا، اگر تمہیں پانے کے لیے مجھے کسی ٹوٹی سوچ سے لڑنا پڑے، کسی معصوم کی آنکھوں میں خواب بونے پڑے یا پورے گاؤں کو نئی سمت دینی پڑے تو میں یہ سب کچھ کروں گی، کیونکہ یہ صرف محبت نہیں بلکہ میری پہچان کی لڑائی ہے۔ اس رات وہ بہت دیر تک جاگتی رہی مگر صبح ہوتے ہی اس نے اپنے قدموں میں چپل نہیں بلکہ گاؤں بھر کی باتیں باندھ لیں۔ کبھی لوگ ہنستے، کبھی پنچایت ٹال دیتی، کبھی استاد تانے مارتے مگر وہ رکی نہیں۔ ہر آنگن گئی، ہر ماں سے ملی۔ وہ پڑھانے نہیں آئی تھی، وہ آئی تھی بچیوں کے خوابوں کو آواز دینے۔ آہستہ آہستہ گاؤں کی تصویر بدلنے لگی۔ اسکول کی دیواریں پھر سے رنگین ہو گئیں، ننے ہاتھوں میں سلیٹیں آ گئیں، آنکھوں میں چمک اور اعتماد اترنے لگا۔ 30 دن بعد اسکول کے صحن میں بچیاں ایک ڈرامہ کر رہی تھیں جس میں وہ زور زور سے کہہ رہی تھی، بیٹی بوجھ نہیں مستقبل ہے۔ اور پیچھے کھڑا وہ شخص جو کبھی اس تبدیلی کے خلاف تھا، اس کی آنکھیں نم تھیں، گلا رندھا ہوا تھا اور سینہ فخر سے بھرا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا، اسٹیج کے قریب پہنچا اور سب کے سامنے بولا، جس نے اس گاؤں کی بیٹیوں کو بولنا سکھایا، وہ صرف اس گھر کی بہو نہیں بلکہ اس گاؤں کی شیرنی ہے۔ اسی لمحے عائشہ کا ہاتھ سب کے سامنے تھاما گیا مگر اس کی آنکھوں میں صرف محبت نہیں تھی، وہ حق تھا جو اس نے مانگا نہیں بلکہ کمایا تھا۔ اب شادی طے ہو چکی تھی، گاؤں میں ڈھول کی تاپ تھی، رسوئی میں مٹھائیوں کی خوشبو تھی اور ہر زبان پر صرف ایک ہی چرچا تھا۔ لیکن اسی وقت حویلی کے سب سے اونچے کمرے میں وہ شخص بیٹھا تھا جس کی خوابوں میں بہو کی جو تصویر تھی وہ کسی شہر کی پڑھی لکھی شہزادی جیسی تھی، مگر اب جو لڑکی اس گھر میں آنے والی تھی اس نے پورے گاؤں کو محنت، یقین اور تبدیلی سے سنوارا تھا۔ شادی کی رات جب عائشہ سرخ جوڑے میں حویلی میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں بس اسی پر ٹک گئیں۔ آج کسی نے نہیں کہا کہ وہ مزدور کی بیٹی ہے، آج اس کی چال میں ٹھہراؤ تھا، ماتھے پر روشنی اور آنکھوں میں وہ چمک جو کسی ریاست کی راجکماری میں ہوتی ہے۔ ریاض ملک آگے آئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھو اور کہا، بیٹی نہیں ہو لیکن آج سے بیٹی سے بڑھ کر ہو۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہے مگر وہ آنسو ہار کے نہیں تھے بلکہ اس سفر کی جیت کے تھے جو اس نے اکیلے طے کیا تھا۔ کچھ سال گزر گئے، دونوں نے مل کر گاؤں میں ایک اور اسکول بنایا جہاں غریب بچیوں کو پڑھایا جانے لگا۔ ہر صبح وہ خود بچیوں کو پڑھانے جاتی اور جب کوئی بچی ڈرتے ہوئے کہتی، میڈم جی میں تو مزدور کی بیٹی ہوں، تو وہ مسکرا کر جواب دیتی، میں بھی تھی اور دیکھو آج میں تمہیں پڑھا رہی ہوں۔ آج اگر کوئی گاؤں کے پرانے بھٹے کے پاس سے گزرتا ہے تو وہاں ایک بورڈ جگمگاتا ہے جس پر لکھا ہے خواتین اسکول، اور لوگ رک کر کہتے ہیں، یہ وہی لڑکی ہے جو کبھی اینٹیں بناتی تھی اب بیٹیوں کا مستقبل بناتی ہے۔ اس کہانی نے یہ سکھایا کہ جب ارادہ سچا ہو اور ساتھ مضبوط ہو تو ذات، برادری، نام یا پیسہ کچھ بھی راستہ نہیں روک سکتا، اور جو اپنے زور بازو سے کچھ بنتا ہے اسے کوئی طاقت نیچا نہیں دکھا سکتی۔ اب ایک سوال آپ کے لیے، اگر آپ کے بیٹے یا بیٹی نے معاشرے سے ہٹ کر کوئی راستہ چنا ہوتا تو کیا آپ انہیں روکتے یا ان کا ساتھ دیتے؟ کیا آپ آج بھی کسی کی ذات یا پیشہ دیکھ کر اس کی قیمت لگاتے ہیں یا اس کی محنت یا جذبہ دیکھ کر؟ سوچیں، شاید آپ کی سوچ ہی کسی اور کے لیے امید کی کرن بن جائے۔
دوستو زندگی میں حالات چاہے جیسے بھی ہوں، محنت اور صبر انسان کو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں خواب بھی ساتھ نہیں دے پاتے۔ ہمیں کسی کا مذاق بنانے کی بجائے اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، کیونکہ کل وہی انسان معاشرے کی آنکھیں کھولنے والا چراغ بن سکتا ہے۔ دوستو تو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ سٹوری؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل شایان سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔